एमपी बोर्ड के क्लास 8th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में हिंदी का आपका जो प्रथम भाषा का पेपर होने वाला है, वार्षिक पेपर, यह पेपर आपका 24 फरवरी के दिन रहेगा। तो उसके लिए आज की इस क्लास में ऐसे प्रश्न बताऊंगी जो एग्जाम में आपको 60 में से 55 अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। किस तरह के प्रश्न हैं, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो निर्देशांक आपको इस तरह से दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा सभी को। और बहुविकल्पी प्रश्न हैं 1 से लेकर 5 तक, एक एक अंक के हैं पूरे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सही विकल्प, मुफ्तानंद जी सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो यहाँ पे मुफ्तानंद जी है, वो सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। तो किस तरह परखते थे वो सबको? नब्ज टटोलना। मुहावरा यहाँ पे रहेगा, क्या रहेगा? नब्ज टटोलना। नब्ज टटोल कर वे सबको अच्छी तरह परख कर अपना काम बना लेते थे। दूसरा है, होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? होश में आने के बाद मोहन की स्थिति किस कारण से बिगड़ी थी? वृद्धा माँ को ना देखकर। किसको ना देखकर? वृद्धा माँ को ना देखकर मोहन की स्थिति वो बिगड़ने लगी थी। तीसरा है, रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को क्या कहते थे? तो रियासतों में अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि को पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। क्या बोलते थे? पॉलिटिकल एजेंट। चौथा है, दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन सा है? तो जायदाद। जायदाद क्या है? आगत शब्द है। और अगला है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? अमृता देवी। कौन है? अमृता देवी। अब चलिए हमारे रिक्त स्थानों को हम समझेंगे। तो 6 से 10 तक एक एक अंक के रिक्त स्थान हैं। पहला है, वरदे कविता के रचयिता रेड्डेस है। वरदे कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को रेड्डेस कहते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। आठवां है, वीर जन्नी पुरस्कार डेड्डेस को मिला। तो वीर जन्नी पुरस्कार श्रीमती टी सुब्रह्मण्यम को मिला। नवा है, डेड्डेस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जमा दिया। तो हरिश्चंद्र। कौन सा? हरिश्चंद्र नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जमा दिया। अगला है, उपकार को मानने वाला डेड्डेस कहलाता है। तो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो ये हो गए हैं 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान। चलिए हमारे प्रश्नों को जल्दी से समझ लेते हैं। ये आपके यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्न है 11 से 16 तक, जो कि 2-2 अंक के हैं। तो 11वां है, दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती है? तो दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती है? माँ के। इसका आंसर आपका रहेगा माँ के। तो सभी के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और 12वां है, आर्यभट्टी की ताड़पत्र पोथियों की खोज किस विद्वान ने की थी? जो आर्यभट्ट है उनके जो ताड़पत्र पोथियां थी उसकी खोज किस विद्वान ने की थी? और 13वां है, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ क्या बताया करते थे? 14वां है, मध्य प्रदेश में नाग शासकों का राज्य कहाँ था? 15वां है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रोगियों की चिकित्सा कैसे करते थे? 16वां है, दिग्गु समास को संक्षेप में समझाइए। 2-2 नंबर के हैं। अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं 17 से 22 तक, जो कि 3-3 अंक के हैं। 17वां है, ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है से क्या आशय है? 18वां है, महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है जन्नी, दूसरा है रात, तीसरा है जग। तो पूरा पेपर आप यहाँ से कंप्लीट कर ले। 24 फरवरी के लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और 22वां है, वह कौन सी आंतरिक भावनाएं थी जिन्होंने सलीम अली को पक्षी विज्ञानी
बना दिया। 21वां है अपने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए एक शिकायती पत्र जिला कलेक्टर को लिखिए। 22वां है मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। अब आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक, 5 अंक के हैं। तो दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को, ना इसका अर्थ हम पुरुष तत्व का बलिदान कर देंगे, ना इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे, रहे इंसान चुप कैसे की चरना घात सहकर जब उमड़ उठती धरा पर धूल जो लाचार सोई है। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, संदर्भ सहित भावार्थ आपको इसका लिखना है। और यहाँ से अगला प्रश्न है 24वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो हम जल्दी से इस गद्यांश को समझ लेते हैं। तो कांच के एक विशाल महल में एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। इस महल में वहां जिधर भी देखता उधर ही उसे कुत्ते दिखाई देते थे। उसने उन कुत्तों को देखकर सोचा कि ये सभी कुत्ते उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए जब उसने भौंकना शुरू किया तब उसे चारों ओर कुत्ते भौंकते सुनाई दिए। उसका दिल धड़कने लगा और बुरी तरह घबरा गया। वह उन कुत्तों पर झपटा, तब उसने देखा कि वे कुत्ते भी उस पर झपट रहे हैं। वह जोर जोर से भौंका, कूदा, किंतु शीघ्र ही बेहोश होकर गिर पड़ा। तो प्रस्तुत गद्यांश में किस जानवर के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे कुत्ते के बारे में बात की गई है। दूसरा है भटका हुआ कुत्ता कहाँ घुस गया था। तो भटका हुआ कुत्ता एक कांच के विशाल महल में घुस गया था। और तीसरा है कांच के एक विशाल महल में कुत्ता घुस गया, पंक्ति में विशेषण बताइए। और घबरा गया मुहावरे का अर्थ क्या है। और बेहोश शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आप करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे आपका 25वां प्रश्न है, जिसमें भी आपको गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो थोड़ा सा इसको भी हम पढ़ लेते हैं। महर्षि परशुराम भारतवर्ष की निरंतर सनातन परंपरा के भी सच्चे प्रतिनिधि हैं। विश्व का इतिहास साक्षी है कि दुष्ट शक्तियां जब सामूहिक स्तर पर अधिक शक्तिशाली हो उठती हैं और न्याय नियम एवं समस्त मानवीय मूल्यों को उपेक्षित कर देती हैं तथा शास्त्र उन्हें रोकने में असमर्थ सिद्ध होते हैं, तब शास्त्र शक्ति ही उनके अभिमान को नष्ट करके सुव्यवस्था बनाने में सक्षम सिद्ध होती है। परशुराम का शस्त्र प्रयोग मानव स्वभाव के इस सत्य को पहचानता है। परशुराम शस्त्र और शस्त्र के संतुलित प्रयोग करता है। तो इसके आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। आपको यहाँ पे पढ़ के बता दिया है अच्छे से। और निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध करना है। कोई प्रिय खेल, आदर्श अध्यापक, वृक्षों का महत्व। तो जो आपको अच्छा लगे उसे कंप्लीट करें और भरोसा रखें पूरे प्रश्न 24 फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। कंप्लीट आप सभी को अच्छे से कर लें।